दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने IHU स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें भाग लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी आप पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है जहाँ आपको लाइव क्लास स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हो, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इनाम जीतिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला। साथियों कक्षा 10 विज्ञान का 5 अप्रैल वाला ये पेपर है, ध्यान से इसको लास्ट तक आपको देख लेना। आप देख लेना, मैं गारंटी दे रहा हूँ 100% इसी में से पूरा पेपर फंसेगा। इसे लास्ट तक आप देखें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस PDF का लिंक और एक चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से उस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ उन्हीं प्रश्नों में से 101% पेपर है वो 5 अप्रैल को पूछा जाएगा। छोटा सा वीडियो लास्ट तक देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला हमारा प्रश्न है कि तंत्र की सूक्ष्म इकाई कहलाती है। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। सही ऑप्शन आपका न्यूरॉन है, तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर का समन्वय केंद्र है तो वो मस्तिष्क है। मस्तिष्क के किस भाग में सुनने, सूंघने, देखने, सोचने व भूख के केंद्र पाए जाते हैं? तो अग्र मस्तिष्क में वो पाए जाते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित होती हैं तो मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होते हैं। पट्टीचाप कहाँ बनते हैं? तो वो मेरु रज्जु में बनते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है तो सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। 2 तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को कहते हैं तो क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसमें है साइटोकाइनिन है। 4 का मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शरीर की मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो हाइपोथैलेमस है। ठीक है। शरीर का प्रधान मास्टर ग्रंथि कौन सा है? तो पीयूष ग्रंथि है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। नर जनन हार्मोन है। नर जनन हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है। थायरोक्सिन हार्मोन के लिए उत्तरदायी तत्व है आयोडीन है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से रोग होता है, कौन सा होता है? घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव कहलाता है तो हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट है कि खालिस्तान वाले प्रश्न आपको ऐसे पूछे जाएंगे कि पौधे में समन्वय एक रासायनिक पदार्थ द्वारा होता है जिसे क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हार्मोन कहते हैं। उसके बाद में है कि प्रागल्निका का बीजांड और वृद्धि करना का उदाहरण है तो रसायनानुवर्तन का है। हार्मोन पादप के अग्रभाग शीर्ष में संश्लेषित होता है तो ऑक्सिन होता है। पादप वृद्धि संदमक हार्मोन है तो एसिबिस हार्मोन है। हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है तो साइटोकाइनिन। अब अति लघुतरात्मक प्रश्न किस प्रकार के आएंगे 5 अप्रैल को, वो भी आप देख लें। कौन सा हार्मोन तने की पर्वसंधियों की लंबाई में वृद्धि हेतु उत्तरदायी? तो जिबेरेलिन हार्मोन। छुई मुई मिमोसा पुडिका पादप की पत्तियों में कौन सी गति होती है? तो कंपानुकुचन। पादप की जड़ों की गति किस प्रकार की गति कहलाती है? धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका कहलाती है कपाल तंत्रिका। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि व याददाश्त के लिए उत्तरदायी? तो प्रमस्तिष्क है। मेंडुला ऑब्लांगेटा कहाँ स्थित होता है? पैसा मस्तिष्क में। मेंडुला ऑब्लांगेटा का कार्य लिखो तो सभी अनैतिक क्रियाएं, रक्तदाब, लार, अनावमन का नियंत्रण। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम लिखिए तो थायराइड। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है थायराइड। मिश्रित ग्रंथि का नाम बताइए अग्न्याशय। फल पकने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है एथिलीन हार्मोन है। ठीक है। अब कुछ निबंधात्मक क्वेश्चन हमारे दे रखे हैं, मैं आपको छोटे क्वेश्चन और दिखाता हूँ फिर इस पर चर्चा करेंगे। अब देखो हमारे जो ये बड़े क्वेश्चन हैं इन पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन देख लें कि एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बताए, न्यूरॉन के कार्य लिखे, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाए। तो देखो न्यूरॉन के कार्य आपको लिखना है और न्यूरॉन का चित्र इस प्रकार का हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये न्यूरॉन का चित्र हो गया। उसके बाद आप देखेंगे हमारे शरीर में ग्राही कार्य क्या है। जहाँ ग्राही उचित कार्य से कार्य नहीं कर रहे हैं वहाँ क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है?
तो ये आपको देखो, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। पादपों में रासायनिक समन्वय क्रिया किस प्रकार का होता है वो देखें। मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने के व्यवधान होगा। जंतुओं में नियंत्रित आप देख सकते हैं कि समन्वय हेतु तंत्रिका हार्मोन की तुलना कीजिए। अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव में एवं इनके कार्यों का सारणीबद्ध कीजिए। मैं आपको छोटे क्वेश्चन आपको बताऊंगा, इस वीडियो के साथ में आप बने रहें। अब देखो प्रतिवर्ती चाप का ये डायग्राम है। उसके बाद में महत्वपूर्ण क्वेश्चन और हैं। देखो वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक हैं। तो नई जाति के उद्भव में कौन कौन से कारक सहायक हैं, तो आप देख सकते हैं कि दो उप समष्टियों में भौगोलिक पृथक्करण हो जाने से परस्पर प्रजनन नहीं कर पाते हैं। लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्नताएं, प्राकृतिक चयन, आनुवंशिक विचलन। अब समजात व समरूप अंग किसे कहते हैं, उदाहरण बताना आपको। समजात अंग की हम बात करें तो ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति समान हो, कार्य भिन्न भिन्न हो, समजात अंग कहलाते हैं। जहाँ उदाहरण के लिए पक्षी के पंख है, घोड़े के अग्रपाद है। और समरूप अंग की हम बात करें तो ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति भिन्न भिन्न हो लेकिन कार्य समान हो, समरूप अंग कहलाते हैं, जैसे चमगादड़ व पक्षी के पंख है। मेंडल ने प्रयोग किस पौधे पर किए, जब उन्होंने लंबे और बौने पौधे का संकरण करवाया तो F2PD में प्राप्त पौधे का लक्षण प्राप्त लिखे। तो मेंडल ने मटर पायसम सेटाइवम पर अपने प्रयोग किए। F2PD के प्राप्त लक्षण प्रारूप 3:1। ठीक है। एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते। क्यों नहीं होते, तो उपार्जित लक्षणों के प्रभाव केवल कायिक कोशिकाओं पर ही होते हैं, अर्थात इनका समावेश आनुवंशिक पदार्थ DNA में नहीं हो पाता। आनुवंशिक पदार्थ में होने वाले परिवर्तन ही वंशानुगत होते हैं, अतः अर्जित उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते। फिर है कि कृत्रिम चयन द्वारा जंगली गोभी से उत्पन्न सब्जियों का विकास किस प्रकार हुआ। तो किसान जंगली गोभी को एक खाद्य गोभी के रूप में उगाता था। किसान ने इसकी पत्तियों के बीच की दूरी कम कर पत्ता गोभी का विकास किया। इसी तरह पुष्पों की वृद्धि को रोककर ब्रोकोली विकसित की। बद्ध पुष्पों से फूल गोभी विकसित हुए। कुछ किसानों ने फूले हुए भाग का चयन किया तो गांठ गोभी विकसित हुई। कई किसानों ने केवल चौड़ी पत्तियों को भी पसंद किया तो केल नामक सब्जी का विकास हुआ। आधुनिक मानव वैज्ञानिक क्या है, इसका उद्भव कहाँ हुआ और वहाँ से पूरी पृथ्वी पर इसका विस्तार कैसे हुआ। पृथ्वी पर जीवन का उत्पन्न किस प्रकार से हुआ समझाना है। डार्विन का जैव विकास के संबंध में योगदान आपको बताना है। और कुछ देखो जीवाश्म कितने पुराने हैं यहाँ जानने हेतु समय समय निर्धारण होते हैं।